उस व्यक्ति को बहुत तेज थप्पड़ लगे और वह थोड़ी देर बाद होश में आया। जब वह होश में आया तो उसने डर के मारे राघव की तरफ देखा। तुम वह व्यक्ति कुछ पल के लिए हकलाया, फिर तेजी से रेंगता हुआ भाग गया। भागते हुए वह बार बार खुद को कोस रहा था। उसने अपनी मूर्खता को कोसा। वह यह भी नहीं समझ पाया कि वह किसको लूटने की कोशिश कर रहा था, और इस राक्षस राजा को लूटने की कोशिश में वह बच निकला। वह एक पल में ही भाग निकला। उस व्यक्ति को बुरी तरह भागते देख राघव ने बस अपना सिर हिला दिया। इतनी बुद्धिमानी वाला कोई व्यक्ति भी यहां आ गया था। यह देखकर वह सचमुच अवाक रह गया। एक पल के लिए उसने अपनी जेड टाइल लेने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। उसके पास वास्तव में बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। एक बार जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गया जिसने पहले से ही उन सभी को इकट्ठा कर लिया था, तो वह सीधे उन्हें छीन सकता था। ईमानदारी से कहूं तो राघव को नौसिखियों को परेशान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे मनोरंजन चाहिए होता तो उसके आसपास बहुत से विशेषज्ञ मौजूद थे। राघव पर्वत श्रृंखला के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अमर गुलदाउदी। एक पत्थर की चट्टान के ऊपर एक पौधा था जो करीब 1 फुट ऊंचा था। उसका शरीर वास्तव में एक आदमी के आकार का था और सिर के स्थान पर एक छोटा सा फूल था जो बिल्कुल छोटे सूरजमुखी जैसा दिख रहा था। राघव ने जब उस अद्भुत फूल को देखा तो वह लगभग चिल्ला पड़ा। यह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के दूसरे सितारे एलियट स्टार को संघनित करने के लिए आवश्यक मुख्य औषधीय सामग्री में से एक था। फीनिक्स क्राई छोड़ने से पहले राघव ने पहले ही कीमियागर गिल्ड और नीलामी घरों से औषधीय सामग्री के बारे में पूछा था। कुछ सहायक औषधीय सामग्रियों के अलावा उसे कोई मुख्य सामग्री नहीं मिली थी। एलियट गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल दूसरे स्तर की औषधीय सामग्री या शायद कुछ तीसरे स्तर की सामग्री की आवश्यकता थी, लेकिन वे मुख्य सामग्री सभी अत्यंत दुर्लभ थीं। यहां तक कि कीमियागर गिल्ड के वरिष्ठ कीमियागरों ने भी उनमें से कई के बारे में कभी नहीं सुना था। राघव उस समय बहुत चिंतित था। अब जब उसने इस अमर गुलदाउदी को देखा तो उसे चौंक कर चिल्लाने से बचने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। 9 पत्ते आसमान की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे कोई अमर रास्ता दिखा रहा हो। हां, यह निश्चित रूप से एक अमर गुलदाउदी है। राघव ने एक बार फिर पुष्टि की कि वह गलत नहीं था। राघव ने बस कुछ ही कदमों में चट्टान पर छशरमा लगाई अमर गुलदाउदी तक पहुंच गया, लेकिन अचानक उसे एक गंभीर खतरा महसूस हुआ और वह किनारे की ओर भाग गया। एक विशाल अजगर राघव के पास से गुजरा। अगर वह तुरंत प्रतिक्रिया न करता तो उसे अजगर काट लेता। क्या कोई जादुई जानवर इसकी रखवाली कर रहा है? राघव को आश्चर्य हुआ। कुछ दुर्लभ औषधीय तत्वों की रखवाली हमेशा जादुई जानवर करते हैं। उसने ज्वांटियन मठ में ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। इस विशाल अजगर की सावधानी पूर्वक जांच करने पर उसने पाया कि यह 1 फुट मोटा था और इसका पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग का था। वास्तव में इसके शल्क भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें सोने से तराशा गया हो। चूक जाने के बाद यह अब राघव का सामना करने के लिए मुड़ा और अपनी जीभ को खतरनाक तरीके से बाहर निकाला। इसके पीछे एक गुफा थी जो कुछ छोटी झाड़ियों से छिपी हुई थी। जब वह चढ़ रहा था तो राघव उसे देखने के लिए सही कोण पर नहीं था। गोल्ड स्केल पाइथन, दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों में से एक अधिपति। यह भी अत्यंत दुर्लभ है। मुझे यहां एक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। राघव का दिल थोड़ा कांप उठा। उनके परीक्षण के दौरान वास्तव में जादुई जानवर मौजूद थे। इसका मतलब था कि यह कोई साधारण परीक्षण नहीं था। अगर आप हार गए तो क्या यह पूरी तरह से संभव नहीं था कि आप मर सकते थे? हालांकि यहां सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनकी साधना का आधार केवल रक्त संघनन क्षेत्र के भीतर था। जहां तक इस गोल्ड स्केल पाइथन की बात है, यह बेहद शक्तिशाली था। कमजोर प्रतिभागी बहुत आसानी से अपनी जान गंवा सकते थे अगर वे किसी से टकरा जाते। राघव जैसे ही सोच रहा था, गोल्ड स्केल पाइथन एक बार फिर बिजली की तरह उछला और राघव को काटने की कोशिश करने लगा। उसका मुंह लगभग राघव के बराबर ही खुला था। 4 लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे
और उनसे पारदर्शी तरल पदार्थ टपक रहा था। पिल ब्लेज, राघव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसमें आग की एक गेंद बन गई। जब वह गोल्ड स्केल पाइथन उसे काटने वाला था तो उसने सीधे उस आग की गेंद को उसके मुंह में फेंक दिया और उसी समय पीछे हट गया। धमाका! गोल्ड स्केल पाइथन के मुंह में आग की वह गेंद फट गई। उसका पूरा सिर गायब हो गया और मांस और खून चारों तरफ फैल गया। उसके शरीर का बचा हुआ आधा हिस्सा बेतहाशा ऐंठने लगा। राघव के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने उस लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया। यह देखकर कि अमर गुलदाउदी पूरी तरह से सुरक्षित थी, उसने राहत की सांस ली। गोल्ड स्केल पाइथन के शरीर ने उसे लगभग कुचल दिया था। अमर गुलदाउदी को पूरी तरह से बरकरार रखना था। अगर इसका कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता तो पूरे पौधे का औषधीय प्रभाव तेजी से कम हो जाता। वास्तव में वह गोल्ड स्केल पाइथन बहुत शक्तिशाली था। उसके शल्कों में इतनी शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति थी कि ब्लेड भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यहां तक कि एक साधारण टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के लिए भी इसके बचाव को भेदना मुश्किल होगा। इसके अलावा यह जहरीली गैस भी उगल सकता है और एक बार जब आप उस जहरीली गैस से घिर जाते हैं तो भले ही आप सांस लेना बंद कर दें, फिर भी आप जहर से प्रभावित रहेंगे। उस जहर का इलाज करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बार राघव भाग्यशाली रहा। उसकी ज्यादातर शक्तिशाली रक्षा शक्ति उसके बाहरी शरीर की रक्षा करने पर केंद्रित थी, जबकि राघव की लपटें उसके मुंह में फेंक दी गई थीं। भले ही उसके पास 10 जिंदगियां होती, लेकिन उसे इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। सावधानी पूर्वक मिट्टी खोदकर उसने अमर गुलदाउदी को निकाल लिया तथा उसकी जड़ों पर कुछ मिट्टी छोड़ दी। ध्यान से इसे एक जेड बोतल में रखते हुए उसने इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में डाल दिया। गोल्ड स्केल पाइथन की लाश पर नजर डालते हुए उसने इसे न लाने का फैसला किया। गोल्ड स्केल पाइथन की शक्ति मुख्यतः रक्षा पर केंद्रित थी, न कि उसके जर पर। इसलिए उसका जर विशाल रेगिस्तानी बिच्छू जितना शक्तिशाली नहीं था और बिना शक्तिशाली जहर वाले सांपों की बाजार में ज्यादा कीमत नहीं मिलती, यहां तक कि उनके पित्ताशय की थैली भी नहीं। इसलिए राघव ने फिर भी लाश को वहीं छोड़ने का फैसला किया। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि झाड़ियों में मांस का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। उस मांस के टुकड़े से उसने हथेली के आकार का क्रिस्टल कोर निकाला। क्रिस्टल कोर में गोल्ड स्केल पाइथन का पूरा सार समाहित था और यह अत्यंत कीमती था। चाहे वह दवा के रूप में हो, गोलियों में परिष्कृत किया जाना हो या हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना हो, कुछ भी संभव था। यह हथियारों के लिए, इसका उपयोग करने के लिए विशेष रूप से सच था। क्रिस्टल कोर को हथियार में एम्बेड करके उस हथियार को और अधिक शक्तिशाली बनाना संभव था। उन प्रकार के हथियारों को स्पिरिट हथियार कहा जाता था। स्पिरिट हथियार केवल एक शक्तिशाली फोर्जिंग मास्टर द्वारा ही बनाए जा सकते थे। रून्स की शक्ति के साथ वे हथियार की शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई जानवर के क्रिस्टल कोर को सक्रिय करने में सक्षम थे। लेकिन ऐसे हथियार बहुत दुर्लभ थे। यहां तक कि अब तक राघव ने कभी भी एक भी हथियार व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। क्रिस्टल कोर का यह स्तर अभी भी हथियार बनाने के लिए बहुत कम था, लेकिन यह अभी भी कुछ पैसे के लायक होना चाहिए। कोर को दूर रखते हुए राघव 2 पहाड़ों के बीच एक छोटे से नाले के साथ आगे बढ़ता रहा। राघव जानता था कि यह ऐसी जगह है जो पानी के करीब है और जहां सबसे ज्यादा कीमती प्राकृतिक खजाने मौजूद हैं। अमर गुलदाउदी को पाकर राघव और भी ज्यादा जीवंत हो गया। जैसे जैसे वह पानी के किनारे आगे बढ़ता गया, छोटी धारा धीरे धीरे चौड़ी होती गई। पानी धीरे धीरे शांत होता गया और अंततः एक छोटी नदी का रूप ले लिया। 2 घंटे और चलने के बाद सामने से तेज आवाजें आने लगीं। पास जाकर उसने देखा कि एक झरना सफेद रिबन की तरह नीचे बह रहा था। पानी की लाखों करोड़ों बूंदें नीचे चट्टानों पर गिर रही थीं। चमकदार सूरज की रोशनी में वे पानी की बूंदें मोतियों की तरह दिख रही थीं, अतुलनीय रूप से सुंदर। झरने के नीचे एक प्राकृतिक तालाब था जो लगभग 5 मील चौड़ा था। पानी बहुत साफ था। वह आसानी से पानी में दर्जनों मीटर तक देख सकता था।
झरना एक रिबन की तरह था, जबकि पूल एक दर्पण की तरह था जो सुरम्य पहाड़ों को दर्शाता था। एक बिल्कुल मनमोहक दृश्य। राघव इस सब की सुंदरता से दंग रह गया। ओह, क्या इस पानी में मछली है? राघव ने अचानक देखा कि पानी में कुछ आकृतियां हिल रही थीं। शायद वे मछलियां थीं, लेकिन वह अभी तक नहीं बता पाया था कि वे किस तरह की मछलियां थीं। जब एक मछली तैरते हुए फल को निगलने के लिए चुपके से सतह पर आई तो पानी में लहरें उठने लगीं। आश्चर्यजनक कार्प! अब राघव उसे पहचानने में कामयाब हो गया था। वह मछली लगभग एक हथेली के आकार की थी। उसका शरीर 4 रंगों के शल्कों से ढका हुआ था। उस छोटे से फल को निगलने के बाद वह तेजी से वापस नीचे तैर गई। वंडर कार्प कोई जादुई जानवर नहीं था, बल्कि एक तरह का स्वादिष्ट व्यंजन था। इसका स्वाद दिव्य था और कहा जाता था कि इसे खाने के बाद आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी जीभ को इसके साथ निगल न लें। यद्यपि यह एक प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण मजाक था, परंतु वंडर कार्प का स्वाद पहले ही किंवदंतियों का विषय बन चुका था तथा अमर लोगों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में इसकी प्रशंसा की जाने लगी थी। लेकिन राघव इसे इसके स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके मूल्य के लिए चाहता था। वंडर कार्प के गाल के नीचे मांस का एक टुकड़ा था। उस टुकड़े के भीतर एक छोटी कंकड़ जैसी गेंद छिपी हुई थी। लगभग सभी लोग उस गेंद को किसी प्रकार की पत्थर की हड्डी समझते थे और उसे कचरा समझकर फेंक देते थे। लेकिन राघव की वैद्यराज की यादों ने उसे बताया कि यह वंडर कार्प का सार था। यह एक ऐसा खजाना था जो आत्मा को पोषण दे सकता था। किसी की आत्मा की शक्ति अनिवार्य रूप से उसके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती थी। बाद में आत्मा को पोषण देने वाली चीजें अत्यंत दुर्लभ थीं। इसके अलावा अधिकांश लोगों को उनमें से अधिकांश खजानों के बारे में पता भी नहीं था। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नाइट डेविल खोपड़ी राघव ने हुआयुन मंडप से प्राप्त की थी। नाइट डेविल खोपड़ी के भीतर न केवल उसका क्रिस्टल कोर था, बल्कि उसका सार भी था। राघव ने नाइट डेविल के सार का उपयोग आत्मा को पोषण देने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए किया था। बाद में उसने वह आत्मा को पोषण देने वाली गोली आरोही को सीमा को देने के लिए दे दी थी। वह इस बात से अनजान था कि सीमा ने आत्मा को पोषण देने वाली गोली खाने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। इस तरह का बदलाव दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। सीमा की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही विशेष थी। अब राघव की आत्मा को पोषण देने वाली गोली के साथ उसकी संभावित आत्मा ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़ गई, जिसने पूरे पवन आत्मा मंडप को चौंका दिया। सीमा और आरोही दोनों ने किसी को भी उसकी आत्मा को पोषण देने वाली गोली के बारे में बताने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि वे खुद भी नहीं जानते थे कि वह गोली वास्तव में क्या थी, और वे राघव को फंसाने से डरते थे। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में राघव को कोई जानकारी नहीं थी। पानी में मछली को देखकर उसका दिल खुशी से धड़क उठा। वंडर कार्प नाइट डेविल जैसा नहीं था। नाइट डेविल एक राक्षसी प्राणी था जिसका जन्मजात स्वभाव हिंसक और अत्याचारी था। आत्मा को पोषण देने वाली गोली में इसके सार को परिष्कृत करने के लिए इसकी अधिकांश ऊर्जा को त्यागना पड़ा, जिससे केवल शुद्ध सार का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। यह बेहद बेकार था। लेकिन वंडर कार्प शुद्ध जल में रहता था, जो प्राकृतिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता था। वहां कोई अशुद्धियां नहीं थीं और इसलिए वंडर कार्प का सार सीधे अवशोषित किया जा सकता था। इसके अलावा कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं थे। मैं अमीर हूं। राघव बहुत खुश था। यह ड्वांटियन मठ वाकई एक अच्छी जगह थी। हर जगह खजाने मिल सकते थे। यहां आना वाकई सार्थक था। उसने बड़े तालाब का निरीक्षण किया और विचार करने लगा। सबसे पहले उसे पानी की गहराई का परीक्षण करना था और फिर मछली पकड़ने का तरीका सोचना था। काले रेशम का एक धागा निकालकर उसने उसके ऊपर एक पत्थर बांधा और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर धीरे धीरे नीचे उतर गया। क्या यह इतना गहरा है? उसके हाथ में पकड़ा 300 मीटर रेशम अपने अंत तक पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी नीचे तक नहीं पहुंचा था। इतने गहरे तालाब में अगर मैं मछली पकड़ने के लिए जाल भी बनाऊं तो भी कुछ भी पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा
वंडर कार्प की तैरने की गति बहुत तेज है। यह असंभव है। मछली पकड़ने वाली छड़ी एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन मछली को हुक में फंसाने की दक्षता बहुत कम है। मैं यहां पूरे समय नहीं रह सकता। कुछ मछली पकड़ने के जाल बनाना एक बेहतर विचार है। राघव ने आखिरकार कुछ मछली पकड़ने के पिंजरे बनाने का फैसला किया। मछली पकड़ने के पिंजरे बनाना आसान था। सब कुछ पहले से ही तैयार था, बस कुछ रस्सियां थीं जिन्हें उसे बांधना था। जब वह छोटा था तो उसने पहले भी ऐसी चीजें बनाई थीं, इसलिए वह इस प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने लकड़ियों के एक समूह को बाल्टी के आकार में बांधा, जिसके दोनों सिरे उल्टे सींगों के आकार के थे। इस तरह सिरे बाहर से बड़े लेकिन अंदर से छोटे होते थे। जब मछलियां अंदर तैरतीं तो उनके लिए फिर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता। फिर वे पिंजरे में फंस जातीं। 1 घंटे से भी कम समय में राघव ने 2 मछली पिंजरे बना लिए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से अपनी गोली भट्टी निकाली और औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद उसने आसानी से अपना शोधन पूरा कर लिया। वे असली औषधीय गोलियां नहीं थीं, कोई गोली का फार्मूला भी नहीं था। राघव ने सिर्फ कुछ औषधीय फलों और फूलों को परिष्कृत किया था, जिनकी खुशबू एक साथ मिलकर अच्छी महक वाली गोली बन गई थी। मछली के चारे के अलावा इसका कोई और असर नहीं हुआ। 2 लंबी रस्सियां निकालकर उसने लगभग 100 मीटर लंबे हिस्से काटे। एक छोर को पिंजरों से बांधा और उसमें मछली का चारा रखा। उसने 2 जगहें चुनी और पिंजरों को पानी में फेंक दिया। रस्सियों का दूसरा छोर एक पेड़ से बांध दिया। जाल लगाने के बाद राघव ने आराम करने के लिए एक बढ़िया चट्टान ढूंढी। अब उसे बस इंतजार करना था। क्या उसका चारा उन वंडर कार्प्स को आकर्षित करेगा? 1 घंटे बाद राघव ने धीरे से अपना एक जाल निकाला। पिंजरे को धीरे से पानी से बाहर निकालते हुए उसने अंदर से हलचल देखी। पिंजरे को पानी से बाहर निकालते ही उन्होंने देखा कि वहां आश्चर्यजनक रूप से 3 हथेली के आकार के रंग बिरंगे वंडर कार्प्स मछलियां थीं। वंडर कार्प्स को सौंप दो, एक प्रसन्न स्वर गूंजा। राघव ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके पीछे 3 लोग खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे राघव को देख रहे थे। नहीं, बल्कि ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे उसके मछली के पिंजरे को देख रहे थे। बच्चे, तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? वंडर कार्प्स को सौंप दो। राघव ने सिर हिलाया और मछली का पिंजरा जमीन पर रख दिया। वे तीनों तुरंत दौड़े और उत्साह से वंडर कार्प्स को बाहर निकाला। वे वास्तव में प्रसिद्ध वंडर कार्प हैं। मैंने सुना है कि इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उन्हें यहां पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। राघव ने इन 3 उत्साहित मूर्खों को ठंडे दिमाग से देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे दिलचस्पी थी कि क्या उनके पास कोई दिमाग है भी या नहीं। बहुत बुरा हुआ कि हमारे पास उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। स्थानिक वलय जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकते, अन्यथा हम बस कुछ को पकड़ सकते थे और उनका प्रजनन कर सकते थे। अगर हमारे पास अंतहीन वंडर कार्प्स का एक खेत हो जाए तो हम हर भोजन में दावत खा सकेंगे। उनमें से एक ने दुख जताया। हे, मेरे दक्षिणी पहाड़ी गुप्ता परिवार के एक फोर्जिंग मास्टर पूर्वज थे। क्या आप इसे पहचानते हैं? उनमें से एक व्यक्ति, जिसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी थीं, ने गर्व से एक अंगूठी निकाली। यह क्या है? यह एक स्थानिक वलय जैसा दिखता है। बाकी 2 हैरान थे। हे, क्या तुम नहीं समझे? इसे जीवन वलय कहते हैं। आप इसके अंदर जीवित प्राणियों को रख सकते हैं। इसे मेरे गुप्ता परिवार के पूर्वजों में से एक ने बनाया था। तिरछी आंखों वाला आदमी खुद से बेहद खुश था। आप इसके अंदर जीवित चीजें डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या भाई गुप्ता भी अपने पालतू जानवरों को इस जीवन वलय के अंदर डाल सकते हैं? उन दोनों ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। खांसी, यह संभव होना चाहिए, लेकिन यह एक मृत पूर्वज का अवशेष है और उनकी विरासत के सम्मान में मैं जादुई जानवरों को अंदर रखने से इनकार करता हूं। यह मेरे पूर्वज के लिए एक तरह की निंदा होगी।
तिरछी आंखों वाले व्यक्ति ने खांसकर अपनी शर्मिंदगी को छुपाया। वास्तव में जीवन के छल्ले जादुई जानवरों को अपने भीतर संग्रहित करने में सक्षम थे। हालांकि उनके पूर्वज केवल आधे फोर्जिंग मास्टर थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह वास्तव में केवल एक प्रशिक्षु थे। तो यह जीवन वलय वास्तव में वास्तविक जीवन वलय की तुलना में एक दोषपूर्ण उत्पाद था। केवल कुछ कमजोर जीवन शक्ति वाले प्राणियों को ही इसके अंदर रखा जा सकता था। यह कुछ अधिक शक्तिशाली जंगली जानवरों को भी संग्रहित नहीं कर सकता था। जादुई जानवरों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उसने उन्हें यह बताने से इनकार कर दिया। तो क्या भाई गुप्ता इन वंडर कार्प्स को इस जीवन वलय के अंदर रखना चाहते हैं? उनमें से एक ने पूछा। बिल्कुल। क्या तुम्हें अपने पूर्वज की निंदा करने से डर नहीं लगता? यह वैसा नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कोई जादुई जानवर रख दूं तो यह गड़बड़ करेगा, शायद हर जगह पेशाब कर देगा। यह ईश निंदा है। लेकिन वंडर कार्प एक बेहतरीन व्यंजन है। मेरे पूर्वज निश्चित रूप से ऐसी चीज के लिए खुश होंगे, इसलिए यह ईश निंदा नहीं है। तिरछी आंखों वाले आदमी ने बिना शर्माए कहा। यह बाकी दो लोग थोड़ा हिचकिचाए। अब उनके पास 3 वंडर कार्प्स थे, इसलिए उनमें से हर एक के पास एक हो सकता था। वे उन सभी को उस भेंगा आदमी के साथ रखने में कुछ हद तक आशंकित थे। क्या तुम दोनों को अपने भाई पर भरोसा नहीं है? हम सभी बॉस शाम के अनुयायी हैं। क्या तुम लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं है? बाकी दो ने जल्दी से कहा। हम आप पर भरोसा कैसे ना करें? हम तो बस यह जानना चाहते हैं कि क्या जीवन चक्र वास्तव में मछलियां पाल सकता है, बस इतना ही। भला उस आदमी को झूठ कैसे नहीं दिख रहा था? लेकिन उसने हल्के से कहा, हम सब बॉस शाम के पीछे पड़े हैं। हमारे परिवारों ने उन्हें कई लाभ भेजे, इसलिए बॉस शाम ने फिर भी हमें स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन यहां आने के बाद आप लोगों ने भी देखा है कि यहां प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। भले ही हम निश्चित रूप से शक्ति के मामले में शीर्ष रैंकिंग पर हैं, हम कमीने, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तिरछी नजर वाले व्यक्ति ने देखा कि राघव हंस रहा है और इसलिए उसने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। ओह, कुछ नहीं, तुम लोग जारी रखो। राघव ने अपनी हंसी को अंदर ही रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन जोकरों ने उसे बहुत मुश्किल बना दिया। तिरछी नजर वाले उस आदमी की बातों से राघव अनुमान लगा सकता था कि उनके परिवारों ने शिंदे परिवार को पहले ही कई उपहार भेजे थे और यही एकमात्र कारण था कि शाम ने उन्हें अपने गुट में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इन तीनों मूर्खों के चेहरे ऐसे थे कि उन्हें मार ही खानी थी। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह उन्हें नहीं पीटेगा तो उनके माता पिता को निराश कर देगा। शाम निश्चित रूप से ऐसे लोगों की परवाह नहीं करेगा। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसे अपने परिवार से आदेश मिले थे, इसलिए उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था। राघव के मुड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने मान लिया कि वह उनसे डर गया है और वे खुद को रोक नहीं पाए और नाक भौं सिकोड़ने लगे। हालांकि हमारी शक्ति शीर्ष रैंकिंग की है, लेकिन बहुत से अन्य लोग भी हैं जिनके पास शीर्ष रैंकिंग की ताकत है। यहां तक कि कुछ लोग तो हमसे भी ज्यादा बेहतरीन हैं। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। बाकी दो ने उस आदमी की बातों पर सिर हिलाया। हालांकि वे दोनों जानते थे कि वह उनकी शक्ति को सर्वोच्च रैंकिंग बताकर खुद की बड़ाई कर रहा था, लेकिन वे पहले से ही स्पष्ट थे कि वे किस स्तर पर पहुंच गए थे। इसलिए हमें बॉस शाम के प्रति उचित वफादारी और समर्पण दिखाना होगा, तभी हम उनके साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, भाई गुप्ता के शब्द पूरी तरह से सही हैं, अन्य दो ने प्रशंसा पूर्वक कहा। और इसलिए शक मत करो, हम ये सारी चीजें बॉस शाम को सौंप देंगे। तुम दोनों क्या सोचते हो? हाँ, भाई गुप्ता सही कह रहे हैं। अगर भाई गुप्ता ने हमें यह याद नहीं दिलाया होता तो हम वाकई गलती कर देते। भाई गुप्ता की आंखें वाकई बहुत समझदार हैं, जो हर चीज को भेद सकती हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर उस टेढ़ी आंखों वाले व्यक्ति के चेहरे पर और भी प्रसन्नता छा गई। हे, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। बहुत से मूर्ख मेरी तिरछी आंखों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चीजों को बहुत सावधानी से जांचता हूं
और इसी वजह से मैं दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा और दूर तक देख सकता हूं। राघव इस बार अपनी हंसी पर नियंत्रण खो बैठा। इस तिरछी आंखों वाले आदमी को वाकई पता था कि अपनी शर्मिंदगी को कैसे छिपाना है। विनम्रतापूर्वक ऐसा कहने के बाद वह टेढ़ी मेढ़ी आंख वाला आदमी जीवन रक्त की अंगूठी को तालाब के पास ले आया। उसने बाल्टी से बहुत सारा पानी जीवन रक्त की अंगूठी में सोख लिया। मेरे जीवन चक्र का क्षेत्रफल 30 मीटर है। सबसे पहले मुझे इसमें एक छोटा तालाब बनाना होगा ताकि मैं वंडर कार्प्स को जोड़ सकूं। उसने बाकी 2 लोगों को समझाया। कई और बाल्टी पानी सोखने के बाद अंततः उसने पर्याप्त पानी सोख लिया और उसने अपने वंडर कार्प को भी अपने जीवन वलय में सोख लिया। ठीक है, अब सब कुछ सेट हो गया है। मुझे अपने वंडर कार्प्स भी दे दो। अंततः तीनों वंडर कार्प्स को अपने में समाहित करने के बाद वे तीनों राघव की ओर देखने लगे। यह देखकर कि राघव उसकी जीवन अंगूठी को घूर रहा था, तिरछी आंखों वाले आदमी ने व्यंग्य किया, बच्चे, मुझे यकीन है कि तुमने पहले कभी ऐसा रहस्यमय खजाना नहीं देखा होगा, है ना? जितना चाहो ईर्ष्या से देखो। तुम तो बस कमजोर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तीसरे दर्जे का जादुई जानवर है? किस परिवार में तीसरे दर्जे का जादुई जानवर नहीं होता? हमें बस यहां एक को लाने का मन नहीं हुआ। उस समय आपने अपने तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का इस्तेमाल करके गोपाल से इतनी ताकत से लड़ाई की थी। अब आपको इसका पछतावा है ना? तीसरे दर्जे के जादुई जानवर के बिना आप बस एक बेकार घोंघा हैं। अब बताओ, तुमने इन वंडर कार्प्स को कैसे आकर्षित किया? बेवकूफ मत बनो, वरना हम तुम्हें हरा देंगे। तिरछी नजरों वाले उस आदमी ने राघव को बुरी तरह घूर कर देखा। उन तीनों ने वंडर कार्प्स को उसके आने से बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन चाहे उन्होंने कोई भी तरीका अपनाया हो, वे एक भी नहीं पकड़ पाए। उन्होंने जाल भी बिछाए थे, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाए। वे मछली पकड़ने के लिए बेहतर स्थान खोजने की उम्मीद में पानी के किनारे चल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात राघव से हुई और इसलिए अब वे तुरंत जानना चाहते थे कि राघव ने मछली कैसे पकड़ी। उन्होंने उसे सीधे तौर पर धमकाया कि वह अपनी गुप्त तकनीक सौंप दे। उसने उदासीनता से उन तीनों को देखा और ईमानदारी से मुस्कुराया, मैं वास्तव में आभारी हूं कि आप तीनों आए। बकवास कम करो, जल्दी से हमें तरीका बताओ। उनमें से एक ने सलाह दी, मैं वास्तव में आप तीनों से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप में शिष्टाचार की कमी है, इसलिए मैं बातचीत का कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका हाथ बाहर निकला और उस तिरछी आंखों वाले आदमी पर थप्पड़ मारा। तिरछी आंखों वाले आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसे वह चींटी समझता था वह उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंजी। बिना किसी बचाव के वह दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और बुरी तरह से कांटों के ढेर में जा गिरा। कितना ताजा! राघव खुद को अंदर से तारीफ करने से रोक नहीं पाया। उस तिरछी आंखों वाले आदमी ने वाकई बहुत ही घिनौना व्यवहार किया था। उसे थप्पड़ मारने से राघव को बहुत खुशी हुई। उसे सबक सिखाने के लिए स्वर्ग की जगह लेना अविश्वसनीय रूप से ताजा था। तुमने इसके लिए कहा था। बाकी 2 लोग गुस्से से चिल्लाए और उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही स्थिर आभा वाले अंतिम चरण के रक्त संघनन विशेषज्ञ थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हमलों में बहुत ज्यादा मौके थे। वे हमले का ऐसा तरीका अपना रहे थे जो अविश्वसनीय रूप से लचीला नहीं था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे वाकई विशेषज्ञों की तरह काम कर रहे थे। खासकर जब वे चिल्ला रहे थे तो उनका रूप बहुत अच्छा था। एक बड़े हाथ ने उनके दोनों चेहरों पर थप्पड़ मारा और वे दोनों तुरंत उड़ गए और तिरछी आंखों वाले आदमी पर गिर पड़े। चाहे कोण हो, मुद्रा हो या दूरी हो, सब कुछ एकदम सही था। वह तिरछी आंखों वाला आदमी अभी चक्कर खाकर उठा ही था कि उन दोनों ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह फिर से नीचे गिर गया। हरामी! वे तीनों दहाड़ने लगे। उनकी आभा फूट पड़ी। जब वे राघव पर हमला करने लगे तो रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी।